हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन कैसे कैसे है। हमने देखा था कि 70% जो टोटल एयर मास है वो हमें ट्रोपोस्फेयर में ही मिलता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स जो हैं वो हमें 90 किलोमीटर्स तक मिलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनता है, हमारा क्या क्या लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में। तो सबसे पहले क्लाइमेट और वेदर की बात करते हैं। तो जो क्लाइमेट होता है उसमें हम एटमॉस्फेरिक जो भी टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, जो एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स होते हैं उनके लॉन्ग टर्म में क्या पैटर्न बन रहे हैं, जब उसकी बात करते हैं तो हम क्लाइमेट बोलते हैं, जिसमें डेकेड्स या फिर सेंचुरीज की बात होती है। जब एग्रीकल्चर के लिए या फिर नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हम बात करते हैं तो क्लाइमेटिक कंडीशंस हम कंसिडरेशन में लेते हैं। तो क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म पैटर्न, वेदर होता है कि शॉर्ट टर्म में हमारा एटमॉस्फेयर के फैक्टर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, आवरली, डायरनली, 24 आवर्स में या फिर वीकली कैसे चेंज हो रहा है, तो उसको वेदर बोलते हैं। क्लाइमेट और वेदर, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म, वेदर शॉर्ट टर्म। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है वो दो वेज में हम डिवाइड करते हैं। एक तो टेम्परेचर के बेसिस पे कि टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है जैसे जैसे हमारा ऊपर हम जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में, और एक होता है कि एयर का कॉम्पोजिशन कैसा है, उसके बेसिस पे भी एक टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। तो टेम्परेचर के बेसिस पे जब बात करते हैं तो टेम्परेचर में दो टॉपिक आते हैं, एक तो लैप्स रेट आता है और एक इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर आता है। तो लैप्स रेट बोलते हैं कि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ते जा रहे हैं, हम ग्राउंड सरफेस से ऊपर एटमॉस्फेयर में बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा टेम्परेचर कम होता है। एंड लैप्स रेट होता है हर 1 किलोमीटर, जैसे जैसे हर 1 किलोमीटर हमने कवर किया हमारा 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा, तो इसको बोलते हैं लैप्स रेट। अब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में इसका उल्टा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, कि ऑल्टीट्यूड हमारा बढ़ते जा रहा है, ग्राउंड से हम ऊपर एटमॉस्फेयर में बढ़ते जा रहे हैं, बट जो टेम्परेचर है एयर का वो भी साथ में बढ़ते जा रहा है। जिसका मतलब लैप्स रेट में हम देखते हैं कि टेम्परेचर कम हो रहा है एल्टीट्यूड के साथ, तो मतलब ग्राउंड के पास हमें गर्म हवा देखने को मिलती है जो कि कम डेंस होती है एंड एक्सपैंड करती है वो, फिर वो धीरे धीरे ऊपर जाती है एंड ऊपर कोल्ड एयर हमें देखने को मिलती है। बट इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में ये होता है कि नीचे जो पैकेट है वो कोल्ड एयर का मिलता है हमें, बट ऊपर क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है हाइट के साथ, तो कोल्ड एयर के पैकेट के ऊपर हमें गर्म हवा देखने को मिलती है। तो रिवर्स होता है लैप्स रेट का, इसको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हमें स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलता है। ट्रोपोस्फेयर में लैप्स रेट होता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो हमारा टेम्परेचर भी कम होता है, बट क्योंकि ओजोन लेयर जो होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, उसकी वजह से इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है स्ट्रेटोस्फेयर में। एल्टीट्यूड बढ़ रहा है बट तब भी टेम्परेचर भी साथ में बढ़ रहा है। इसके अलावा इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो माउंटेन के रीजन्स में हमें देखने को मिलता है। माउंटेन के रीजन में क्या होता है, जब रात होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स जब काम कर रहा होता है तो जो ठंडी हवा होती है वो जनरेट होती है उस एरिया में। अब ठंडी हवा हमें पता है कि डेंस होती है, ज्यादा हैवी होती है, जिसकी वजह से वो सिंक इन कर जाती है। अब जो वैली के फॉर्म में जो माउंटेन से सराउंडेड जो वैली होती है वो एक पॉकेट फॉर्म कर रही होती है। उस पॉकेट के अंदर जब ये डेंस हवा जो सिंक इन की थी, जब वो इकट्ठी हो जाती है, तो बेसिकली क्या होता है, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर रह जाती है, बट इन पॉकेट्स में जो ठंडी डेंस हवा थी वो इकट्ठी हो जाती है। इसको हम बोलते हैं एयर ड्रेनेज का सिस्टम, जो कि माउंटेन के रीजन्स में देखने को मिलता है। तो माउंटेन के रीजन्स में इसलिए हम देखते हैं कि ऊपर जाते हैं तो ऊपर गर्म हवा होती है, नीचे कभी कभी ठंडी हवा होती है, वैलीज में अगर देखते हैं। इसको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। इसके बाद आता है टेम्परेचर के बेसिस पे हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर की। तो 5 लेयर की बात करते हैं हम। एक ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 किलोमीटर्स तक देखने को मिलता है। अब ट्रोपोस्फेयर में 70% ऑफ एयर मिलती है, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स यहीं पे मिलते हैं। डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स साथ में मिलके क्लाउड बनाते हैं। जितने ट्रोपोस्फेयर ही क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ट्रोपो का मतलब होता है चेंज। तो चेंज से हम पता लगा सकते हैं कि जितने भी वेदर फिनोमेना है, मतलब सुनामी आ रही है या फिर रेनफॉल हो रही है, जितने भी वेदर फिनोमेना है वो ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलते हैं। ये अनस्टेबल एटमॉस्फेयर यहाँ पे होता है, इस वजह से जो एरोप्लेन्स होते हैं वो इस वाले ट्रोपोस्फेयर में ट्रैवल नहीं करते, वो पहले हाइट अटेन करते हैं ट्रोपोपॉज तक, एंड उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में वो ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वहां पे जो हवा होती है वो स्टेबल होती है थोड़ी।
अब ट्रोपोस्फेयर की कॉम्पोजिशन के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेफरेंस के लिए पूरा एक्यूरेट नहीं है टेम्परेचर जो डिपिक्ट किया है। यहाँ से शुरू हो रहा है ट्रोपोस्फेयर ने, इस साइड लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो ये दिखा रहा है कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब हाइट बढ़ रही है, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, बट टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो लैप्स रेट यहाँ पे हो रहा है। अब ये क्यों होता है लैप्स रेट ट्रोपोस्फेयर में? इसके 2 से 3 रीजन होते हैं। सबसे पहले तो इधर देख सकते हैं, जो ग्राउंड होता है उसके पास जो एयर होती है वो ज्यादा गर्म होती है। अब ये जो एयर यहाँ पे गर्म हो रही है, इसका प्राइमरी रीजन गर्म होने का जो इंसुलेशन मिल रहा है वो नहीं होता है। इसका प्राइमरी रीजन ग्राउंड ने जो हीट एब्जॉर्ब की हुई है वो होता है। एंड जब ग्राउंड जो है उसके कांटेक्ट में जब एयर आ रही है, तो ग्राउंड से जो हीटिंग हो रही है ऊपर वाली एयर की, इस प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलते हैं। बट अब ये जो हवा थी ये गर्म हो गई, ग्राउंड के पास गर्म हो गई तो लेस डेंस है, ये एक्सपैंड हो रही है। ऊपर जो हवा प्रेजेंट है वो ठंडी है, ज्यादा डेंस है, उसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो वो एक तरीके से सिंक इन कर जाएगी ज्यादा डेंसिटी की वजह से। तो नीचे जो एयर थी ये गर्म थी, इसकी डेंसिटी कम थी, इस वजह से ये ऊपर एक्सपैंड करेगी, ऊपर मूव करेगी धीरे धीरे, जो ऊपर की एयर है वो नीचे आएगी, and फिर वापस से कंडक्शन होगा जिसमें जो ग्राउंड है उसमें जो एनर्जी जो हीट स्टोर्ड है उसकी वजह से हीटिंग होगी उसके ऊपर वाली एयर की। तो ग्राउंड से जो हीटिंग हो रही है एयर की उसको कंडक्शन बोलते हैं। एंड ये जो कन्वेक्शन करंट होता है, मतलब जो वार्म एयर ऊपर की तरफ मूव की एंड जो ठंडी एयर थी वो नीचे की तरफ मूव की कम डेंस होने की वजह से, उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। तो 2 प्रोसेसेस होते हैं, कंडक्शन और कन्वेक्शन, जो कि यहाँ पे काम करते हैं। इसी की वजह से जो लैप्स रेट है वो हमें देखने को मिलता है हमारे ट्रोपोस्फेयर में। इसके बाद ट्रोपोपॉज पे अगर आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ तक तो ऐसे स्लैंटिंग लाइन में जा रहा था ये लेफ्ट डायरेक्शन में, बट यहाँ पे रुक जाता है and सीधी लाइन में जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है ट्रोपोपॉज से स्टेबल होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओजोन का फॉर्मेशन धीरे धीरे हमें देखने को मिलता है। अब जो ट्रोपोस्फेयर होता है उसकी जो थिकनेस है यहाँ पे 10 किलोमीटर हमें दिख रही है, बट इंडिया के ऊपर अगर बात करते हैं तो 16 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर की जो थिकनेस है वो 16 किलोमीटर्स होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ट्रोपोस्फेयर की जो थिकनेस है उसमें वेरिएशन क्यों देखने को मिलता है? तो सबसे पहले तो इक्वेटर के पास जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी थिकनेस सबसे मैक्सिमम होती है एंड पोल्स के पास मिनिमम होती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा 3 से 4 रीजंस की वजह से होता है। जैसे पोल्स पे कम है एंड जैसे जैसे इक्वेटर के पास जाते हैं यहाँ पे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है ट्रोपोपॉज तक। तो 3 से 4 रीजन होते हैं। सबसे पहले तो इंसोलेशन, मतलब कितनी जो हीट है सन से जो रेडिएशन आ रही है, जो अर्थ का सरफेस है वो कितनी रेडिएशन पहुंच पा रही है उस तक, उसको इंसोलेशन बोलते हैं। तो जो इंसोलेशन होती है वो हमारे इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है डायरेक्ट सन रेज की वजह से। इसकी वजह से ज्यादा इंसुलेशन होती है तो जो वार्म एयर है वो हम देखते हैं कि एक्सपैंड करती है, ऊपर मूव करती है, लेस डेंस एयर होती है। उस एक्सपेंशन जो कन्वेक्शन करंट हमने देखा था अभी ऊपर, उसी की वजह से यहाँ पे एक्सपेंशन होता है और जो ट्रोपोपॉज है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो जो ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस है वो यहाँ पे ज्यादा होती है। उसके अलावा ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो पोल्स पे सबसे ज्यादा होता है, एंड जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ आते हैं तो वो ग्रेविटेशन पुल कम होता जाता है। यही रीजन भी है कि हमारी जो अर्थ है वो स्फेरॉइडल शेप या जियोइड शेप जो हम बोलते हैं उसमें हमें देखने को मिलती है, एक बल्ज हमें दिखता है इक्वेटर के पास। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, अगर कोई बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है तो उस तो उसको रोटेशन में रखने के लिए एक फोर्स काम कर रहा होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो वो जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है हमारे इक्वेटर पे। इसकी वजह से जो आउटवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, इंसुलेशन भी मैक्सिमम है, ग्रेविटेशन पुल भी कम है, इन सारे फैक्टर्स की वजह से एक्सपैंडिंग एयर भी है, कन्वेक्शन करंट भी है। तो ट्रोपोस्फेयर पे जो थिकनेस है वो सबसे ज्यादा होती है, 20 किलोमीटर्स तक हम देखते हैं। एंड पोल्स पे कम होती है। इंडिया के ऊपर अगर बात करते हैं तो 16 किलोमीटर होती है ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस। तो ट्रोपोस्फेयर में ये 3 से 4 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो लैप्स रेट, देन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन प्रोसेसेस जो हो रहे हैं, इसके अलावा थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर में हम देख रहे हैं पहले तो यहाँ पे स्टेबल हो रहा है टेम्परेचर, बट फिर धीरे धीरे टेम्परेचर जो है
टेम्परेचर जो है वापस इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे एक गलत लिख दिया, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है हाइट के साथ, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है हमारा टेम्परेचर भी साथ में बढ़ रहा है। तो स्ट्रेटोस्फेयर की बात करते हैं तो अप टू 50 किलोमीटर इसकी थिकनेस होती है। वाटर वेपर कंटेंट जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो कम हो रहा है, बट टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। अब टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा इसीलिए हो रहा है क्योंकि 15 से 35 किलोमीटर के बीच में यहाँ वाले एरिया में हम देखते हैं कि जो ओजोन है वो प्रेजेंट होती है, जो कि 97 से 99% तक यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से उसकी हीटिंग, जो हीट कैपेसिटी होती है, जो हीट रिटेंशन की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। एंड इसी की वजह से हाइट तो बढ़ रही है बट हमारा टेम्परेचर भी स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तो ठंडी हवा थी बट यहाँ पे गर्म हवा का पैकेट ऊपर हो जाता है, तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है। इसके बाद मेसोस्फेयर आता है जो कि 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक होता है। ये कोल्डेस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। हम देखते हैं कि मेसोपॉज जो है वहां पे इतना डिक्रीज करते जा रहा है, टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है मेसोपॉज पे। ये कोल्डेस्ट है। यहाँ पे मीटियोर शावर्स जो हम देखते हैं कि जो मीटियोर होता है वो बर्न होता है हमारे एटमॉस्फेयर में जब तक वो हिट नहीं करता है हमारे ग्राउंड सरफेस को। तो जो बर्निंग हो रही है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा ऊपर अगर हम चलते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है बट फिर थर्मोस्फेयर में हम फिर से देखते हैं कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब ये क्यों हो, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ गैसेस हमें मिलती हैं, ज्यादा गैसेस नहीं होती, थिन थिन लेयर होती है। ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और ऐसी गैसेस मिलना यहाँ पे शुरू होती है, बट कुछ कुछ और भी गैसेस होती है जो प्रेजेंट होती है थोड़े अमाउंट में। वो गैसेस जो होती हैं, क्योंकि ये ऊपर की लेयर है एंड जो सोलर रेडिएशन का लेवल आ रहा है यहाँ पे वो ज्यादा है, तो ज्यादा रेडिएशन होने की वजह से ज्यादा एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमें मिलती है, उनके एब्जॉर्प्शन की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है। एंड क्योंकि आउटर लेयर है तो रेडिएशन से इसका एक्सपोजर ज्यादा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं थर्मोस्फेयर में ही आयनाइजेशन भी होती है। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? आयनाइजेशन का मतलब है कि जो सोलर विंड आ रही है वो अपने साथ कुछ पार्टिकल्स लेके आ रही है, या फिर ईयूवी जो एक्सट्रीम यूवी रेडिएशन है उसके जो फोटोन है वो कोलाइड कर रहे हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ, कुछ गैसेस जो यहाँ पे प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। अभी इनका जो कोलिजन हो रहा है उसकी वजह से दो चीजें क्रिएट होती है, एक तो पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं के प्रेजेंट होने की वजह से आयनाइजेशन हम बोलते हैं कि इस लेयर में होती है। एंड आयनाइजेशन की वजह से ही जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है वो पॉसिबल हो पाता है। एंड जो सैटेलाइट हम बोलते हैं कि लियो ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है, जीपीएस जैसे जीपीएस का सिस्टम वर्क करता है, वो थर्मोस्फेयर की लेयर होती है जहाँ पे सैटेलाइट हमारी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो लोअर रीजन है, मतलब मेसोपॉज के ऊपर हम चलते हैं, 85 से 90 से 95 किलोमीटर्स तक का जो रीजन होता है, इसी में हमें अरोरास देखने को मिलती है। जो नॉर्दर्न लाइट्स हम बोलते हैं, साउदर्न लाइट्स हम बोलते हैं, जो अरोरा होती है वो हमें यहीं पे देखने को मिलती है। क्यों अरोरा देखने को मिलती है? वही सिमिलर पैटर्न है कि जो सोलर विंड आ रही है, जो चार्ज पार्टिकल वो लेके आ रही है अपने साथ, उसका कोलिजन होता है एटमॉस्फेरिक गैसेस जो कि नाइट्रोजन हो गया या फिर ऑक्सीजन हो गया। एंड इनका जब कोलिजन होता है तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं। जो एनर्जी रिलीज होती है वो लाइट के फॉर्मेट में होता है, बट जब एनर्जी इनकी रिलीज होगी हीट के फॉर्मेट में तो टेम्परेचर राइज करता है। इसके बाद एग्जॉस्फेयर जो कि सबसे आउटर लेयर होती है, यहाँ पे बहुत लाइट गैसेस प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन और हीलियम, जो कि स्केप करती रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये 5 लेयर होती है एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर के बेसिस पे, जिसको हम डिवाइड करते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, कि गैसेस का कॉम्पोजिशन कैसे प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे भी दो क्लासिफिकेशन होती है। होमोस्फेयर मतलब यूनिफॉर्म है रिलेटिवली, मतलब यूनिफॉर्म है रिलेटिवली हमारा एयर का कॉम्पोजिशन। और हेट्रोस्फेयर मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, वेरी कर रहा है बहुत ज्यादा। तो होमोस्फेयर में 3 लेयर आती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर और मेसोस्फेयर। और हेट्रोस्फेयर में आती हैं दो ऊपर की लेयर, थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर। अब होमोस्फेयर जो होता है यहाँ पे हमने देखा कि मिक्सिंग भी होती है, कन्वेक्शन करंट्स भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो एयर है वो मिक्स होती रहती है
ठंडी हवा, गर्म हवा ऊपर जाती रहती है, वाटर वेपर्स की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होता रहता है, एंड सारी गैसेस का मिक्सचर हमें देखने को मिलता है। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर वेपर या फिर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। टर्बुलेंट मिक्सिंग होती है, जो कि कन्वेक्शन करंट हमने देखा, उसको टर्बुलेंट मिक्सिंग बोलते हैं। इन ग्राउंड सरफेस से ऊपर की तरफ जाती है 3 लेयर में। ऊपर की जो 2 लेयर होती है हेट्रोस्फेयर में, जिसको बोलते हैं थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर, वहां पे लाइटर गैसेस हमें ज्यादा देखने को मिलती है, थोड़े अमाउंट में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। थर्मोस्फेयर में, एग्जॉस्फेयर में हमें ज्यादातर सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम देखने को मिलती है। डिफ्यूजन होता है यहाँ पे, टर्बुलेंट मिक्सिंग नहीं होती। जैसा मिक्सिंग नीचे हो रहा था हमारा कन्वेक्शन करंट की वजह से, ऊपर वैसा नहीं होता है। ऊपर डिफ्यूजन होती है, मतलब गैसेस की मूवमेंट तो हो रही है बट वो बहुत हाई स्पीड पे होती है। गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है, तो इंडिविजुअल जो गैस मॉलिक्यूल्स है वही जब मूव करते हैं इधर से उधर, उसी की वजह से जो डिफ्यूजन होता है, उसी की वजह से मिक्सिंग देखने को मिलती है हाइड्रोस्फेयर में। तो ये 2 क्लासिफिकेशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ एयर कैसा है, हेट्रोस्फेयर और होमोस्फेयर। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग Ansarkari, and keep learning.